नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने शो बियॉन्ड द बैलेंस शीट में। जैसा कि मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको नए नए शख्सियत के साथ, नए नए लोगों के साथ मिलवाता रहूं। उसी श्रृंखला में आज मेरे साथ हैं ज्ञानचंद मिश्रा जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के यानी कि सीए इंस्टीट्यूट के काउंसिल के मेंबर भी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि अपने सीए प्रोफेशन का जो रोड मैप है या हमारे मेंबर्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या जो हमारे मेंबर्स को परेशानियां आती हैं या जो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। तो चलिए मिलते हैं ज्ञानचंद मिश्रा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। तो सर, जैसा मैंने कि बताया कि आप पेशे से सीए, सीएस, एलएलबी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तो सर इतना पढ़ाई आपने कैसे करा और कैसे आप मतलब इतनी सारी डिग्रियां इकट्ठा करके, और तो बाकी इतना भी जानता हूं मैं जितना मैंने रिसर्च करा उसके हिसाब से, बाकी और अपने बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ बताएंगे कि कैसे। सबसे पहले तो ये सीए प्रोफेशन कहाँ से आपके दिमाग में आया, या सीए सीएस नॉर्मली तो जल्दी आपके कैसे इस प्रोफेशन में घुसे या आए? मनीष जी, एक्चुअली मैं तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में पहले मैं आपको बताऊं। जी सर। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मैं गोंडा ज़िले से हूं। गोंडा ज़िले से के हेड ऑफिस से उसका जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है वहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर पर हमारा गांव है। मेरे पिताजी अध्यापक थे जी, और रामचरितमानस के बड़े प्रेमी थे। अच्छा। रामचरितमानस उनको करीब कंठस्थ था पूरा, और बहुत ही सात्विक विचारधारा के सच्चे अध्यापक की तरह वो देश की सेवा करते रहे। मैं 5 भाई और एक बहन हूँ, बड़ा परिवार हमारा है। तो एक अध्यापक के लिए 5-6 बच्चों को पढ़ाना बड़ा अपने आप में आज के 40 साल पहले बहुत चैलेंजिंग टास्क था। बिल्कुल सर। तो लेकिन सिंस वो खुद अध्यापक थे, तो जो उनके वैल्यूज थे वो हम सब में आए, और पढ़ने की भावना शुरू से रही कि अच्छे से पढ़ाई करें। तो शुरुआती शिक्षा तो गांव पे हुई, फिर उसके बाद में कस्बे में जाकर पढ़ाई किया हाई स्कूल तक। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेंटर से इंटरमीडिएट, और वहाँ एक ही डिग्री कॉलेज उस समय होता था, लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज। अच्छा। वहाँ से बीकॉम किया, और थ्रू आउट एक अच्छा स्टूडेंट था। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में वहाँ के जो हमारे गुरुजन थे, हमारे प्रोफेसर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स थे, उन्होंने हमें ये सलाह दिया कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करें। अच्छा, मतलब जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, 9th में कॉमर्स लेना होता था, तो मतलब आपने नॉर्मली क्या होता, हमारे जो मतलब अगर पूर्वांचल की बात करें तो ज़्यादातर लोग या तो साइंस लेते हैं या आर्ट लेते हैं। मतलब आर्ट मतलब कि उसको ISPCS या सिविल सर्विसेज में जाना होता है या गवर्नमेंट जॉब में, और साइंस का मतलब या तो डॉक्टर, इंजीनियर या ये बनना होता है। जी जी। ये कॉमर्स वाला नॉर्मली होता नहीं है अपनी तरफ तो बिल्कुल। पूर्वांचल में नॉर्मली कॉमर्स का क्रेज उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि मेट्रोज में होता था, यानी कि अगर बात करें मेट्रो सिटीज़ की तो। जी जी जी। तो वो कॉमर्स आपने 9th से ले लिया था या? 9th से नहीं लिया, 9th और 10th हमने आर्ट्स से किया। अच्छा। और उसके बाद में फिर कॉमर्स, एक्चुअली उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी थी। मेरे फादर ने डबल MA किया था इंग्लिश से और संस्कृत से, तो उनकी बड़ी इच्छा, जब वो अपना ग्रेजुएशन किए होंगे तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो बीकॉम करें, लेकिन वो बीकॉम नहीं कर पाए। समहाउ इशूज, कहीं ना कहीं मॉडरेट फैमिली थी, फाइनेंशियल इशूज भी रहे होंगे, आई होप। तो उन्होंने अपने लोकल पढ़ाई करके पहले ग्रेजुएशन किया आर्ट से, फिर MA किया इंग्लिश से और संस्कृत से, एंड ही वाज वेरी गुड इन संस्कृत आल्सो। तो उन्होंने, जब मैंने हाई स्कूल पास किया तब उनको ऐसा लगा कि आप कॉमर्स पढ़ो, क्योंकि मेरी इच्छा थी कॉमर्स पढ़नी, मैं कॉमर्स नहीं कर पाया। तो मैंने फिर इंटरमीडिएट कॉमर्स से किया, ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया गोंडा से। इसके बाद में कुछ हमारे जो
टीचर्स और प्रोफेसर्स थे, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप सीए करो। और सीए उस समय बड़ा क्रेज होता था, बहुत अच्छे बच्चे ही सीए के लिए नहीं, आगे बढ़ते थे। हाँ, पहले मतलब एक वो जो हम लोग भी जब पढ़ते थे तो यही था कि सीए का रिजल्ट 1% आता है, मतलब कि सीए तो जल्दी कोई पास होता नहीं है, तो नॉर्मली कॉमर्स वालों के लिए तो सपना ही है सीए, मतलब था पहले। और छोटे शहरों में तो और बड़ा था सपना था। बिल्कुल। तो अपने आप में सीए का एक एडवेंचर लेना 1% रिजल्ट वाले में, ये भी बहुत बड़ा रिस्क था। जी बिल्कुल यही था। तो सीए करने में कानपुर से हमने सीए 98 में कंप्लीट किया। वो समय एक मतलब कि जैसे नॉर्मली तो आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी होगी, जब कॉलेज में या स्कूल में जब वहाँ पे थे आप, तो जब सीए में आए तो आप कानपुर में, जब आप हिंदी मीडियम में सीए आपने करा या इंग्लिश मीडियम में करा? हाँ, ये मनीष जी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपने पूछा, क्योंकि हम लोगों ने ये फेस करा हुआ है ना। जी। मैंने चूंकि ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम पढ़ाई थी जी, तो मैंने जब सीए में रजिस्ट्रेशन लिया तो हिंदी मीडियम से लिया। हाँ। और मैंने सीए इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप हिंदी मीडियम से पास किया। बहुत बड़ा आपने पहली बार में, मतलब ये अपने आप में एक मतलब एक तरह से आश्चर्यचकित बात है, मतलब आश्चर्यजनक बात है कि हिंदी के वर्ड अंग्रेजी के वर्ड से ज्यादा कठिन होते हैं। बहुत कठिन थे। ऑडिट को अंकेक्षण लिखना, अकाउंटिंग को लेखांकन लिखना, वो बड़ा अपने आप में अंदर से ऐसा फील आता था कि मैं सही लिख पा रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ। मतलब जैसे हमारा ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी या हिंदी देश, बट लेकिन ये है कि जो एक्चुअल हिंदी है वो एक्चुअल में हम लोगों को आती नहीं है, मतलब जो सीए में मैं पढ़ाई करके ये पता लगा। बिल्कुल, हम लोग हिंदी का जो देखें तो शुद्ध हिंदी का प्रयोग बहुत कम जगह पे होता है जी। हम लोग अपभ्रंश में अपने लोकल लैंग्वेज में ऐसे काम चलाते हैं। कॉमर्स या साइंस या आर्ट्स, कोई भी भाषा है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें तो उनमें कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं कि जहाँ पे उनके लिए हिंदी शब्द ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन उस समय भी मुझे याद है कि हमारा स्टडी मॉड्यूल जो है हिंदी में भी पब्लिश होता था। हिंदी में होता था, हिंदी में पब्लिश होता था। तो उस मॉड्यूल को पढ़ करके हमने इंटरमीडिएट एक बार में हिंदी मीडियम से पास किया। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सीए इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया और सीए फाइनल हमने फर्स्ट टाइम बोथ ग्रुप अटेम्प्ट किया। अच्छा। और वो भी हिंदी मीडियम से किया। बट अनफॉर्चुनेटली उस बार मैं 390 प्लस पे मैं फेल हो गया, बोथ ग्रुप 390 प्लस पे। तो मैंने इंट्रोस्पेक्शन किया कि हमारे फेल होने की वजह क्या थी। ऐसा हमें लगता है, आई डोंट नो वेदर आई वाज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो हमें लगा कि मैं हिंदी में वो सब अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा हूँ जितना हमें जानकारी है, क्योंकि समय तो लिखने के लिए 3 घंटा ही होता था। तो पढ़ाई जो करते थे आप, वो हिंदी वाले स्टडी मटेरियल से करते थे या इंग्लिश वाले? वो दोनों को मिक्स करके करता था। अच्छा। क्योंकि बहुत बार हिंदी के स्टडी मॉड्यूल से हम, जैसे लॉ है तो लॉ को हम इंटरप्रेट कर ही नहीं पाते थे, ठीक से समझ नहीं पाते थे। तो हम पहले उसको अंग्रेजी में पढ़ते थे, फिर उसको हिंदी मॉड्यूल में पढ़ते थे। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगा कि हम फेल होने की वजह जो मेरी थी एक बार सीए फाइनल की, मुझे ऐसा लगा, जिन दोस्तों के साथ मैं बैठ के पढ़ता था वो सब पास हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस वजह से फेल हुआ हूँ क्योंकि हमने हिंदी में पेपर दिया। फिर हमने जो 3 महीने का गैप था उसमें हमने रिस्क लिया कि अगला पेपर इंग्लिश में दूंगा, और फिर अगला पेपर हमने इंग्लिश में दिया, सीए फाइनल बोथ ग्रुप, और 98 मई में हमने बोथ ग्रुप क्वालिफाई किया, जिसका जुलाई में रिजल्ट आया। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार, मतलब पहली बार आपने हिंदी में देके फेल हुए, 2 बार इंग्लिश में देके वो पास किया, पास कर गए। जी। तो जैसे आजकल ये देखते होंगे कि आजकल कोचिंग का बहुत क्रेज है, मतलब पिछले 8-10 साल से अगर मैं देख रहा हूँ तो, मतलब सीए पहले तो कोचिंग नहीं होती थी, मतलब कोचिंग बिल्कुल नहीं थी, सेल्फ स्टडी सारा। हाँ, सेल्फ स्टडी था। कानपुर में मुझे याद है डॉक्टर BM अग्रवाल सर थे, तो वो एक हम लोगों को ट्यूशन देते थे, और वो भी बहुत उनका स्केल इस तरह था कि जिन बच्चों को अकोमोडेट कर सकते थे उन्हीं को पढ़ाते थे, बैचेस कम होते थे। अब कोचिंग का थोड़ा सा क्रेज ज़्यादा बढ़ गया, बच्चे कोचिंग में जा कर के, चूँकि उनको टीचर्स भी आजकल इजीली अवेलेबल हैं, छोटा सेंटर है, बड़ा सेंटर है। इंस्टीट्यूट ने भी अपनी
जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इतना रिफॉर्म किया है कि इंस्टीट्यूट अपना क्लास चलाता है, ब्रांचेस अपने क्लास चलाती हैं। सो बच्चों को अब सुविधाएं पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैं। पहले के मुकाबले अब अगर सीए पास करना है आपको तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे रिलैक्सेशन है, मतलब रिलैक्सेशन नहीं कह सकते उसको कि स्टडी मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है, गाइडेंस सुविधाएं ज़्यादा। हाँ, उन सुविधाओं के माध्यम से बच्चे अब बहुत आगे बाहर जाने के बजाय वो अपना एजुकेशन अपने होम डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट कर लेते हैं। कोचिंग्स आजकल उनको ऑनलाइन मिल जाती है, जो पहले सुविधाएं नहीं थी। अगर हम देखें मनीष जी, तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी का रोल है वो भी बहुत बड़ा रोल है। पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, आजकल टेक्नोलॉजी ने भी अपना बहुत लाइव क्लास, जूम क्लास, या मतलब जैसे अपना ICI टीवी जो इंस्टीट्यूट ने टीवी लॉन्च कर दिया, तो फिर सबसे कि वो रीचेबिलिटी ज़्यादा पहुंच गई है लोगों पे। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो सर ये तो इंस्टीट्यूट में आपने सीए के लिया, उसके बाद सीए के करने के बाद फिर आपने नौकरी क्यों नहीं करी, प्रैक्टिस में क्यों आए, मतलब या नौकरी करी आपने? नहीं, नौकरी तो हमने नहीं किया सच। हाँ, शुरुआत में जब मैं अपने ट्रेनिंग टाइम में जब अपने एम्प्लॉयर्स को देखता था तो हमेशा मन में आता था कि मैं प्रैक्टिस करूँगा, अपना ऑफिस खोलना है। हाँ, तो फिर वो मन में बात हमेशा बनी रही कि जब कभी सही समय आएगा तो अपना ऑफिस बनाऊंगा। फिर हमने कानपुर में कुछ दिन काम किया, फिर वहाँ से फाइनली दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर के गाजियाबाद में फाइनली सेटल हुआ और गाजियाबाद से हमें बहुत प्यार मिला। हमने अपना ऑफिस बनाया और हर तरीके से अगर हम देखें तो हमें प्रोफेशन में ऐसा महसूस हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, नाउ इट्स 26 years आई एम इन द प्रोफेशन। 26 साल में जो हमने रियलाइज किया कि ये पेशा अद्वितीय है, एक्सेप्शनल प्रोफेशन दिस इज, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसा पेशा है कि जिसमें हम सर्वे भवन सुखना की बात करते हैं कि हर आदमी संपन्न हो, हर आदमी सुखी हो। तो ऐसा पेशा जो कि समाज को बढ़ता देखना चाहता है, देश की आर्थिक प्रगति चाहता है, क्लाइंट की आर्थिक प्रगति चाहता है, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहता है कि इसके साथ हमारा भी प्रगति, हमारा भी प्रगति हो। नहीं, मतलब ये अपने आप में सीए एक अच्छा प्रोफेशन है कि जैसे कि अगर MBA की बात करेंगे, IIT या MBBS, सब जगह पे बहुत पैसा लगता है पढ़ाई करने में। जी, मतलब सीए की पढ़ाई में मतलब ना के बराबर पैसे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप एक जो है सब्जी वाले का लड़का भी सीए बन सकता है, एक जो है कुमार मंगलम बिरला टाइप के जो बिजनेसमैन है वो भी सीए बनते हैं। तो मतलब अपने आप में सीए में ये सबसे अच्छा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा पेशा ऐसा है जहाँ कोई आरक्षण नहीं है। हमारा पेशा ऐसा है जहाँ आप आज तक की पिछले 75 साल की हिस्ट्री में, इंस्टीट्यूट ने 75 years कंप्लीट किया 1 जुलाई 2024 को। पिछले 75 साल की हिस्ट्री में हम लोगों का भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न इस तरह का है कि हमारे एग्जाम्स के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इंस्टीट्यूट को कॉम्प्लीमेंट किया है। तो ये एक हम सबके लिए गौरव की बात है कि हम ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जिसने ना केवल एक एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड मेंटेन किया, बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था में अपना बहुत आमूलचूल योगदान शुरू से दिया है। सर, मतलब चूँकि आप जो है इंस्टीट्यूट की एक तरह से कह सकते हो कि आप एक लीडरशिप पोजीशन में हो, मतलब इंस्टीट्यूट के भी एक लीडरशिप पोजीशन में, या सेंट्रल काउंसिल के मेंबर भी हैं आप। तो मैं कुछ सवाल ऐसे पूछूंगा जो आपको हो सकता है कि जो मतलब एक नॉर्मल प्रैक्टिस करने वाले या नॉर्मल सीए जो होते हैं वो मतलब उनको लगता है कि जो इंस्टीट्यूट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो लीडर्स हैं, वो बहुत कुछ करते नहीं हैं मतलब समाज के लिए या इंस्टीट्यूट मतलब जो मेंबर्स के लिए या प्रैक्टिसिंग सीएस के लिए। या अब जैसे कि चलिए मतलब पहले एक स्टूडेंट लेवल पे बात करते हैं कि आर्टिकलशिप जो होती थी पहले आर्टिकलशिप इस तरीके से होती थी, आज की डेट में उस आर्टिकलशिप का मतलब स्वरूप भी चेंज हो गया, या लोग आर्टिकलशिप उतना अच्छा करना नहीं चाहते।
तो इस पे आपका क्या मतलब आपको क्या विचार लगता है इस पे? देखिए मनीष जी, मुझे लगता है कि चेंज इज द रूल ऑफ द नेचर, और ये हम सबको समझना पड़ेगा कि जो पॉजिटिव चेंजेस हैं उन्हें हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब हम आज के 40 साल के पहले की व्यवस्था, 30 साल के पहले की व्यवस्था, 20 साल पहले की व्यवस्था आज हम लागू नहीं कर सकते। समय बहुत परिवर्तनशील है। आज हमारा स्टूडेंट जो हमारे साथ काम कर रहा होता है, आर्टिकलशिप कर रहा होता है, वो इंडिया की नेक्स्ट जन है। वो इंडिया को रियल रिप्रेजेंट करने जा रहा है आने वाले टाइम में। जैसा कि हम जान रहे हैं कि इंडिया हमारा इस समय यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। एवरेज एज ऑफ द इंडियन इज, डेमोग्राफी हमारी सबसे यंग है आज की डेमोग्राफी हमारी सबसे यंगेस्ट है। 27.5 ईयर्स का इंडिया है जी। हमारा बच्चा जो 10+2 पास करके हमारे प्रोफेशन में फाउंडेशन कोर्स करके एंट्री लेता है, उसकी एज जनरली 18-19 साल की होती है। तो वो अगर हम देखें तो 18-19 साल का मतलब हुआ हम उसको आज के 40 साल पहले के सिस्टम पे नहीं डाल सकते जी। हमें ये देखना है कि उसकी थॉट क्या है, प्लस आज के सामाजिक परिवेश में, आर्थिक वातावरण में उसको क्या चीज पढ़ना है और उसको कैसे परफॉर्म करना है। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट का कोर्स भी समय समय पर बदलता रहता है। पिछली साल ही अभी इंस्टीट्यूट ने अपना नया कोर्स क्रेट लॉन्च किया। उसमें आर्टिकलशिप जो पहले 3 साल की होती थी वो 2 साल किया गया। इसके अलावा बहुत कोर्स में भी काफ़ी परिवर्तन किए गए, नए सब्जेक्ट्स लाए गए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लाए गए जो कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। अब बच्चा वैकल्पिक ऑप्शनल तौर पे, अल्टरनेटिव तौर पे वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी पढ़ सकता है, साइकोलॉजी भी पढ़ सकता है, फिलॉसफी भी पढ़ सकता है, जो हमने आपने शायद चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स किया तो हम लोगों को पढ़ने को नहीं मिला, जो कहीं ना कहीं लगता था कि अगर ये भी पढ़ने को मिलता। तो अब द चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आने वाले टाइम जैसे हमारे सीए में जो मतलब करिकुलम की बात करेंगे तो जो एक नॉर्मल मिथ्या है जो कि जो एमबीएज होते हैं या जो सीएफए या एमबीए जो फाइनेंस प्रोफेशन के और सारे उनके प्रेजेंटेशन स्किल उनकी बड़ी अच्छी होती है, या इसीलिए वो जो सीईओ की भूमिका में जो या बात करेंगे या सीएफओ की भूमिका में ज़्यादातर मैनेजमेंट प्रोफेशन वाले लोग ज़्यादा हैं। अगर आप एज इंडस्ट्री की बात करें तो सबको, जैसे अभी मैंने शार्क टैंक पे मतलब कुछ दिन पहले एक देखा था, तो वो कहता सीए है तो क्या कंपनी चलाएगा, मतलब सीए कंपनी कैसे चलाएगा। तो ऐसी टाइप की एक मिथ्या जो बनी हुई है, तो उस वाले जो करिकुलम है, यानी हमारे जो इंस्टीट्यूट में जो अपने स्टूडेंट्स आ रहे हैं या जो हमारे मेंबर्स भी हैं, जो इनको कैसे अपग्रेड करा जाए उस प्रेजेंटेशन वाली स्किल में या कम्युनिकेशन स्किल में या बाकी चीज़ों में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है। देखिए मनीष जी, मेरा मानना है, देखिए कि सब कोर्स का अपना अलग अलग कहीं कुरिकुलम है। बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग अगर देखें तो हमारा जो रोल है वो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैटर्स, इनसे ज़्यादा जुड़ा होता है। अब लेकिन इसमें एक चीज़ बताऊँ कि जैसे वही आप जो कह रहे हो ना कि 20 साल पहले 25 साल पहले जो थी वो आज नहीं है। जैसे कि आप बात करो अकाउंटिंग की या ऑडिट्स की, आज की डेट में अकाउंटिंग, ऑडिट्स, बाकी सारी चीज़ें लगभग 80% काम तो सॉफ्टवेयर कर दे रहा है। यानी कि टेक्नोलॉजी का आज डेट में अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, उसको लेजर टैली नहीं करना है, उसको बैलेंस शीट टैली नहीं करना है मैनुअली, वो कंप्यूटर से वो सारा चीज़ें हो जानी है, मतलब 80% काम तो हो जाना है, उसके बाद काम शुरू होता है। अब अगर हमारा जो प्रोफेशनल है या जो हमारा जो मेंबर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अकाउंटिंग या बाकी चीज़ों में ही फंसे रहेंगे तो वो आगे वाली चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। उस पे आ रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रोफेशन कहीं ना कहीं है वो हमारा अभी तक वो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैटर्स, इनके सब के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन क्या है, वैश्विक जिस तरह से अर्थव्यवस्था बदली है, हमें कोई नहीं कह सकता कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएफओ ही बनेगा, सीईओ नहीं बनेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत कंपनीज में सीईओ की भूमिका निभा रहा है। इंस्टीट्यूट ने कोर्स कुरिकुलम भी इस तरह बनाया है कि हमारे बच्चों को रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी ट्रेनिंग वो ले सकते हैं, जो हमारे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, वहाँ जा करके वो 1 महीने का वो अपना रेजिडेंशियल
कोर्स कर सकते हैं, GMCS जैसे हमारा होता है उस तरह का कोर्स, रेजिडेंशियल कोर्स हम लोगों ने डिजाइन किया है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, हम ही नहीं कह सकते हैं कि जितना लड़का IIM क्वालिफाइड है वो सब जगह CEO ही बना हुआ है। नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है। ये पर्सनल कैपेबिलिटी भी है। हमें अपनी प्रतिभा को निखारना है। हमें समझना है कि इस समय ना केवल इंडिया बल्कि पूरे विश्व में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैं उनका एक अलग महत्व है। अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट कंट्रीज की, आज उनकी कंप्लीट इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। चार्टर्ड अकाउंटेंट उनकी पूरी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा है, मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं है, बट लेकिन देखा है मैंने कि जितना क्रेज CPA का है, अगर आप देखेंगे तो जितना CPA का लेते हैं या जो उतना इंडियन CA का उतना ज़्यादा मतलब ग्लोबल लेवल पे उतना नहीं है, वो हम नहीं अभी अचीव कर पा रहे हैं। उसमें देखिए इतनी बड़ी आबादी। हमारे प्रोफेशन के बारे में मैं आपको बताऊं, अपना प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसको हम, अगेन आई एम सेइंग दैट, हम दूसरे से कंपेयर करने के बजाय हम पहले इनहेरेंट अपनी क्वालिटी समझें। आज इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन के सामने आ रहा है। हम लोग 5th लार्जेस्ट जी, मतलब मोदी जी का टारगेट है 5 ट्रिलियन। हाँ, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग विद इन 2-3 इयर्स हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे, प्रोबेबली 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। ऐसे में, ऐसे देश की अर्थव्यवस्था में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। ना केवल अपने देश के आर्थिक व्यवस्था को देखने के लिए, बल्कि अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो रीच है वो विदेशों में दूसरी तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें IFRS कन्वर्जन की बात करें तो आज हमारे देश में अब चार्टर्ड अकाउंटेंट आउटसोर्सिंग में IFRS कन्वर्जन के लिए बड़े बड़े एग्रीगेशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स बना रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, so that they can take bigger assignments of other countries, of developed countries। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी रिसोर्सेज जो हैं कंपैरेटिवली कुछ कंट्रीज के मुकाबले हमारा रिसोर्स अभी भी थोड़ा सस्ता है। हाँ, मॉडरेट है, उसकी कॉस्ट मॉडरेट है, उतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो भविष्य प्रोफेशन का है उसको हम इस तरह कहेंगे कि दूसरे का कंपैरिजन करने के बजाय आने वाले 5 से 10 साल के बीच में अगर मेंबर्स ठीक से ये बात समझ पाए कि उनको किस दिशा में जाना है, अब टाइम आगे कंप्लायंस का मनी ही नहीं रहेगा। हाँ, बिल्कुल। अब GST कंप्लायंस करके कोई सोचे हम पैसा, अकाउंटिंग, ऑडिट, हाँ, नहीं, ये चीजें नहीं। अब आने वाला जो समय है वो एग्रीगेशन का है, नेटवर्किंग का है, आउटसोर्सिंग का है, टू यूज बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द ऑडिट एंड टैक्सेशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन एरिया जहां केवल हम यूज नहीं करना है, जहां हमें यूज करना सिखाना भी है और हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नया देना है, उसको इनपुट भी देना है, नया इनपुट देना है। यस। तो हमें लगता है जो हमारी नई पीढ़ी ज्वाइन कर रही है, सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा एरिया है। जब हमने आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया, हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अभी हम वायुमंडल का भी ऑडिट करेंगे, सही बात, कभी ग्रीनरी का ऑडिट करेंगे। ये बहुत बड़ा एरिया आने वाला है। ये सब एरिया है जहां पर आने वाला जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन है वो इन सब नए एरियाज को टारगेट करेगा। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में एक टाइम पे सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्रेज बढ़ा, वो समय दूर नहीं होगा जब आने वाले 1 डिकेड के अंदर इंडिया बहुत बड़ा आउटसोर्सिंग हब होगा अकाउंटेंसी का। लोग बाहर बिजनेस करेंगे और बाहर के बिजनेसमैन इंडिया में बैठ के अपनी अकाउंटिंग कराएंगे। आउटसोर्सिंग सारा इंडिया होगा। आउटसोर्सिंग इंडिया में होगा और ये करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। ऑडिट फंक्शन अगर कोई बाहर बैठ के इंडियन पे ट्रस्ट कर रहा है तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन आप इंडिया पे कर रहा है। नहीं, ये आपने बहुत सही मतलब एक क्वालिटी वाली बात करी है जी सर। जैसे आप सेंट्रल काउंसिल के मेंबर हैं और
क्या आपने ऐसा इनिशिएटिव लिया जो आपको लगता है कि जो पहले नहीं लिया गया था या आपने लिया, और क्या ऐसा इनिशिएटिव और आप लेना चाहते हैं? जैसे आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी हैं अभी जो मेंबर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए जो आगे आ रहे हैं हमारे प्रोफेशन में, तो क्या आगे करना चाहिए हमें, और क्या पीछे आपने ऐसा किया जो कि पहले नहीं किया गया था, क्या ऐसा करेंगे, या आगे आप चूँकि काउंसिल में मेंबर हैं तो क्या ऐसा करना चाहेंगे कि जिससे कि हमारे मेंबर्स का या हमारी कम्युनिटी का एक जो है एक अलग डायमेंशन से वो निखार आए? मनीष जी, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब देने के पहले मैं बताऊं, मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूं कि हमें 6 साल गाजियाबाद ब्रांच में सेवा करने का मौका मिला, और मैं गाजियाबाद ब्रांच का चेयरमैन 2014-15 में था। इसके बाद में 3 साल मुझे रीजन में सेवा करने का मौका मिला। रीजन में मैं चेयरमैन था 18-19 में। फिर 2021 के इलेक्शन में, 2021 दिसंबर के इलेक्शन में मैं काउंसिल में इलेक्ट हुआ, और करीब 2.5 साल हमें काउंसिल में सेवा देने का अभी तक मौका प्राप्त हुआ। ये मेरा पहला टर्म था और हम लोग नए थे काउंसिल में, बट आई एम वेरी मच ब्लेस्ड एंड गिव माई ग्रेटिट्यूड टू द लीडरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट कि फर्स्ट ईयर हमें इंस्टीट्यूट की स्टैंडिंग कमिटीज़ में काम करने का मौका मिला, एग्ज़ाम में काम करने का मौका मिला, डीसी में काम करने का मौका मिला। सेकंड ईयर में हमें इंसॉल्वेंसी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, और पहली बार हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन इंसॉल्वेंसी का सिंगापुर में किया। ये इंस्टीट्यूट का पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जो ऑन द सॉइल ऑफ सम अदर कंट्री था। उसमें अबाउट 300 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स अक्रॉस द ग्लोब भाग लिए, और उसमें हम लोगों ने ये प्रूव करा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द कंट्री दे आर वेल वर्स्ड with various law of land and how they can provide the services to the international firms also in terms of the insolvency, valuation and bankruptcy. हाँ, जैसे ठीक है सर, अभी इसकी इंसॉल्वेंसी दोबारा पूछूंगा आपसे बात। फिर इसके बाद में मुझे सीपी कमेटी में 3 साल, मेरा 3rd ईयर है, मुझे लगातार 3 साल रहने का मौका मिला, और सीपी कमेटी में काफ़ी चेंजेस लाए गए, इंक्लूडिंग काफ़ी नए पीओयूज बनाए गए, नई ब्रांचेस बनाई गई, जिससे जो सुदूर मेंबर बैठा है, देखिए हम आप दिल्ली में हैं, एनसीआर में हैं, गाजियाबाद में, नोएडा में हैं, तो हमको आपको तो लर्निंग के बहुत सारा रिसोर्सेस, कैपेसिटी बिल्डिंग के बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। समस्या आती है जो मेंबर हमारा कहीं बहुत छोटी जगह गाँव में बैठा हुआ है, जहाँ 10 सीए है, 15 सीए प्रैक्टिस कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे बैठा हुआ है, तो उसको नॉलेज अपग्रेड करने के लिए तो हम लोगों ने पहला प्रयास करा कि मोर एंड मोर पीओयूज बनाए जाएं, जिससे कि मेंबर्स का अपग्रेडेशन हो। एक बहुत बड़ा इशू रहता था टेंडर को लेकर के कि टेंडर में लोग लो कोड डाल देते हैं। अच्छा, सीपी कमेटी के मतलब जो सीपी कमेटी को ऑर्गेनाइज करते हैं वैसे? नहीं, हाँ, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स कहीं काम के लिए टेंडर डालते हैं। अच्छा, टेंडरिंग सिस्टम में। अच्छा, जो कहीं आपने टेंडर डाला तो आपने लो टेंडर कोड कर दिया जी। तो इसके लिए हमने प्रेसिडेंट साहब से 2nd ईयर में रिक्वेस्ट करा, तो उन्होंने एक टेंडर मॉनिटरिंग अलग डायरेक्टरेट बनाया, और उसको हमने फर्स्ट टाइम हेड किया, और करीब 1450 टेंडर्स 1 साल में हमने रेगुलेट किया। और इसके साथ साथ एक टेंडर मॉनिटरिंग डायरेक्टरेट का एक वेबसाइट बनाया, जो आज भी एक्टिव है। मैं उसका कन्वीनर नहीं हूँ, लेकिन वो वेबसाइट इतनी अच्छी बनाई गई, जिसमें अभी भी दिन प्रतिदिन सुधार लाए जा रहे हैं, कि कोई भी मेंबर, अगर किसी को लगता है कोई मेंबर कॉस्ट कट कर रहा है, फीस कट करके डाल रहा है, या टेंडर में कॉस्ट के नीचे जो कॉस्ट हो सकता है, एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड कॉस्ट, उससे कम पे भी टेंडर डाला हुआ है, तो वो अगर कोई कंप्लेंट इंस्टीट्यूट को जाता है तो उस पर इंस्टीट्यूट तुरंत डायरेक्टरेट उसके बारे में, उससे जो एयरिंग फर्म है उसको इन्वेस्टिगेट करती है और उस पर एक्शन भी करती है। अच्छा। मेरे टाइम पे भी काफ़ी फर्म्स ऐसी थी कि जिन्होंने टेंडर के जो रूल्स थे वो फॉलो नहीं किए थे, तो उसके लिए भी उन फर्म्स को रेगुलेट करने के लिए हम लोगों ने आगे उसको प्रोसीड किया था।
मतलब जैसे गवर्नमेंट में या किसी भी टेंडर में, मतलब जो डालते हैं गवर्नमेंट quotation, प्राइवेट कोई भी टेंडर, कहीं भी टेंडर डालना हो तो आपको पहले इंस्टीट्यूट की उस साइट पे जाके मतलब आपको वहाँ से इंस्टीट्यूट से उसका टेंडर का, ये उन टेंडर की बात कर रहा हूँ जो टेंडर मार्केट में निकलते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे मान लिया किसी सरकारी विभाग ने कोई टेंडर निकाला हाँ, कि हमें 3 साल का ऑडिट करवाना है, ठीक है। 3 साल का अकाउंटिंग करवाना है, हम्म, 1 साल का टीडीएस करवाना है, तो उसके लिए कितना फीस होना चाहिए। तो ये मतलब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी इंस्टीट्यूट फेस करता है कि बहुत मेंबर्स बहुत कम कोट कर देते हैं। हाँ, तो ये कैसे कंट्रोल, मतलब कैसे तो उसके लिए इंस्टीट्यूट ने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये हमने फर्स्ट टाइम अपने टाइम पे चालू किया। नहीं, तो अब काफी टेंडर डालने वाली फर्म्स, उनको यह पता चला है कि नहीं हमें किस तरह डालना है, उनको एजुकेट करना भी हमारा काम है। बहुत लोगों को नहीं पता चल पाता है। एट द सेम टाइम उनको रेगुलेट करना भी हमारा काम है कि अगर कोई टेंडरिंग गलत कर रहा है तो वो जाने कि गलत करके हम सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम पूरे प्रोफेशन का नुकसान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब अपने मतलब ये सीए प्रोफेशन की जो प्रैक्टिस में नाम लिया है, तो ये जो प्राइस वार के चक्कर में या उससे क्वालिटी भी डाउन होती है। Yes, क्योंकि आप पैसे जब कम लेंगे तो ऑब्वियस है आप सर्विस इतनी अच्छी नहीं दे पाएंगे। जी। और जो क्लाइंट्स होता है या जो बिजनेसमैन है वो तो ऑब्वियस है चाहेगा कि उसका काम सस्ते में हो, लेकिन उसको नहीं पता अगर सस्ते में होगा तो क्वालिटी काम तो नहीं मिलेगा। मतलब ये तो फ़र्क तो आएगा ही ना। मतलब चूँकि आज की डेट में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है और सारी चीज़ें बढ़ रही है, टैक्सेशन है, सब कुछ है, तो उससे अगर प्राइसिंग कम करता है तो क्वालिटी डेफिनेटली डाउन होगी। तो ये प्राइस वाले पे, ये टेंडर वाला आपने बताया जो जहाँ पे, तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है टेंडर वाला। हाँ, तो इसका डायरेक्टरेट अलग है इंस्टीट्यूट में। उस डायरेक्टरेट का काम ही है, वो फर्स्ट टाइम हमारे टाइम पे बना, और उस डायरेक्टरेट का काम है टेंडर्स को रेगुलेट करना। तो ये एक जो कहीं ना कहीं इशू था, ये बहुत बड़ा उसको भी प्लग करने का पूरा कोशिश इंस्टीट्यूट कर रहा है कि आने वाले टाइम में उसको कैसे न कैसे हम लोग कर्व कर पाए, जो इल प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं प्रिवेलेंट है हमारे प्रैक्टिस में। अब आता है कि क्या नई चीजें, एक नई चीज और हम लोगों ने किया जब हम लोग शुरू में काउंसिल में आए, उस टीम का भी मैं मेंबर था, कि हम लोगों ने नेशनल कॉल सेंटर बनाया। उस कॉल सेंटर का नंबर है 9975 उसमें करीब 6000 कॉल्स पर डे आती हैं, 3000 से 6000 कॉल्स। अच्छा। हाँ, तो किसी मेंबर्स को, किसी स्टूडेंट को कोई इशू होता है तो उस नंबर पे वो कॉल करते हैं, तो वो कोशिश रहता है कि वो कॉल सेंटर उनके इश्यूज को रिजॉल्व करें। तो मेंबर्स बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने आपको बताया आपके माध्यम से कि ये भी एक नया इनिशिएटिव था जिसको करने में हम लोगों ने बड़ी भूमिका, अपनी अहम भूमिका निभाई। अब आता है, मैं आपको बताऊं फ्यूचर क्या है प्रोफेशन का और हम लोग क्या सोच रहे हैं नया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फ्यूचर है प्रोफेशन का, मेरे अपने हिसाब से बहुत ब्राइट है। वी हैव टू आई द फ्यूचर। फ्यूचर एग्रीगेशन का है। पहले तो एग्रीगेशन क्या है वो आप जाने। अब छोटी फर्म्स को सरवाइव करने के लिए बड़ी फर्म्स में मर्ज होना पड़ेगा, या अपने दोस्तों के साथ मर्ज हो। मतलब ये नहीं हम कह रहे हैं कि आप बहुत बड़ी फर्म में जाके अपनी फर्म मर्ज कराएं। मींस मनीष जी की फर्म है, वो मेरी फर्म है, और हम समझ रहे हैं कि हम दोनों मिल करके नेटवर्किंग करके, मर्जर करके, ओवरसीज नेटवर्किंग करके, कुछ भी करके एक बड़ा काम कर सकते हैं। तो हमको साथ में आना पड़ेगा, हमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी से ऊपर उठना पड़ेगा। हम लोगों की समस्या जो है सबसे बड़ी कि हमने, हमारी फर्म है अपनी है, आपकी फर्म अपनी है, हम अपनी नाम से हमें कंप्रोमाइज नहीं, आपको अपने नाम से कंप्रोमाइज नहीं है कि हम अपने नाम में रहेंगे। जितने इंटरनेशनल वर्क्स आने वाले 5 साल में इंडिया में आने जा रहे हैं, वो इंडिविजुअल के बस का करने का नहीं है। और काम तो इस तरह इंडिया में बढ़ रहा है कि जैसे मेरी अपनी जानकारी में n नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे आर डूइंग इंटरनेशनल आउटसोर्सिंग वर्क। वो वर्क सिर्फ अकाउंटिंग का नहीं होता है, वो वर्क टैक्सेशन का भी है, वो वर्क ऑडिट का भी है, वो वर्क इंटरनल ऑडिट का भी है। तो नाउ द टाइम हैज कम व्हेन वी कैन प्रोवाइड द सर्विसेज टू द इंटरनेशनल फर्म्स सिटिंग इन इंडिया। लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसके लिए रिसोर्स तैयार करना, उसके लिए इंटरनेशनल नेटवर्किंग करना, उसके लिए अपने इंस्टीट्यूट की नेटवर्किंग के नाम्स को ध्यान रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब अगर हम सोचें कि मैं अकेले कर पाऊंगा तो वो, मतलब इसके लिए सर ना, जो ये नेटवर्किंग की बात करी आपने या एग्रीगेशन की, इसमें जो नॉर्मल सीएस को जो मैं भी देखता हूँ कि एक माइंडसेट होता है कि
अपना ऑफिस खोलना, अपने एक क्लोज ग्रुप में काम करना, या अपना उसको वो कभी भी वो ये तो डरता है दूसरे के साथ मर्ज होने में, या उसको माइंडसेट का फ़र्क है, या एक मतलब एक है, तो उसके लिए हमें एक ब्रॉडर लेवल पे काम करना पड़ेगा, तो इंस्टीट्यूट लेवल पे कुछ काम करना पड़ेगा उस पे मनीष जी इंस्टीट्यूट जो है एग्रीगेशन ऑफ सीए फर्म से एक हमारी कमेटी इस साल ही प्रेसिडेंट सर ने बनाई है, और उस कमेटी का जो काम है उसका काम ही यही है कि फर्म को एग्रीगेट कैसे किया जाए। मतलब हमें बाई फोर्स करना पड़ेगा, ये इंडिया में बिना बाई फोर्स करे कुछ नहीं कर सकते आप। देखिए ये तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो किस तरीके से होगा। बाई फोर्स तो प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन ये बाई मोटिवेशन होगा। जब बड़ी फर्म्स बननी चालू होंगी, लोग देखेंगे कि उनके ही भाई लोग दूसरे जो छोटी फर्म से बड़ी फर्म में अपने आप को एग्रीगेट किए हैं, नेटवर्क किए हैं, दे आर डूइंग बेटर, तो लोगों का क्रेज बढ़ेगा, लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज होगा। और एक तो ये हो गया, दूसरा IFRS हम लोग जो हमारा इंड AS इंडिया में हम यूज करते हैं IFRS की तरह, तो कन्वर्जन IFRS का जो इंडिया में इंड AS है, लाइकवाइज आने वाला जो समय है ये एक बहुत बड़ा काम होगा जो कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडियंस प्रोवाइड करेंगे इंडिया में बैठ के, वो भी एक वर्क होगा इंटरनेशनल लेवल का। अब इंडियन वर्क की अगर हम बात करें तो इंडिया में देखिए प्रोफेशन कहीं नहीं जा रहा है, ना इंडिया का इनकम टैक्स कहीं जा रहा है, GST आज की डेट में सबसे ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहा है। लॉ की बात करें तो लॉ में भी अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है। तो जो हमारी कोर एरिया प्रैक्टिस थी, उसके साथ साथ जो हमारे इंटरनेशनल एवेन्यूज हैं, जो हमारे बेनिफिट ऑफ द एग्रीगेशन है, हमें उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज मैं नहीं, एक चीज़ मतलब एक छोटा सा पॉइंट सर, जैसे कि जब बहुत सारे CAs का यही होता है ज़्यादातर कि CA को मार्केटिंग नहीं करना अलाउड है, CA को एडवर्टाइजमेंट करना अलाउड नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि मतलब कोई 2 IT के बंदे मिलके वो एक अपना वेबसाइट बना लेते हैं, मतलब एक वो जैसे बहुत सारी कंपनियां चल रही होंगी, आपने देखा होगा मार्केट में कि वो पूरा दबा के एडवर्टाइज करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं, और वो उनके अंडर में CAs को काम करना पड़ता है। मतलब ये आपने देखा होगा मार्केट में, तो ये तो अब इस पे मतलब अब ये ड्यूअल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा? मतलब एक तरफ वही CA जो है उस मार्केटिंग के फर्म के अंदर आके काम कर रहा है, या वो नौकरी कर रहा है, या हो सकता है वो उसका फाउंडर या प्रमोटर भी बन जा रहा हो, और दूसरी तरफ जो नॉर्मल CA जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो इथिकल काम करना चाह रहा है, जो इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है, वो सफ़र कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा दर्द दिखता है। हाँ, मैं समझ गया आपका पॉइंट। देखिए ऐसा है कि प्रोफेशन में पहले तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हुई हैं। हम लोगों को ये भी जानने की ज़रूरत है क्या क्या चीज़ें इंस्टीट्यूट ने अलाउ कर दिया है। बहुत बार हमारा मेंबर जान नहीं पाता है कि इंस्टीट्यूट ने क्या क्या चीज़ें अलाउ कर रखा है। तो उसके लिए हमारा एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड है, उसके लिए हमारे बुकलेट्स हैं कि आप वेबसाइट बना सकते हो, आप किन किन चीज़ों को कैसे कैसे पब्लिसिटी कर सकते हो, आप किस किस तरीके से अपने प्रोफेशन को नेक्स्ट लेवल पर दूसरे को प्रमोट कर सकते हो, उसके हमारे गाइडलाइंस हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन को इस तरीके से जो हमारे फोर फादर्स ने कंसीव किया होगा, तब इसी तरीके से कंसीव किया कि हम सॉलिसिट नहीं करेंगे। वो आज भी है कि हम सॉलिसिट नहीं करेंगे, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय के परिवर्तन के साथ साथ इंस्टीट्यूट इन चीज़ों को ध्यान दे रहा है और उनको उन एरियाज को ओपन कर रहा है जिन एरिया, जैसे पहले F&O ट्रेडिंग अलाउड नहीं था, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग अलाउड नहीं था, फिर कैपिटल ये हुआ कि आप डिलीवरी बेस्ड काम कर लें, फिर इंस्टीट्यूट ने रियलाइज करा, फिर कहा F&O में काम कर लें, वो अलाउड है। तो लाइकवाइज समय के हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं। हाँ, बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर इंस्टीट्यूट अभी भी अपनी कोर वैल्यूज कैरी करता है। नहीं, वैसे देखा जाए तो जब इंस्टीट्यूट बनाया गया था, तो इंस्टीट्यूट बनाया ही गया था ऑडिट के लिए, नॉट फॉर अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग के लिए बनाया ही नहीं गया था, हमारा काम शुरू होता था अकाउंटिंग के बाद ऑडिट। तो अब जो ऑडिटर होगा, अगर वो बहुत ज़्यादा ओपन होगा या बहुत ज़्यादा एक्सपोज होगा, तो ऑब्वियस वो अपनी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगा कहीं। ठीक है, तो इसलिए इंस्टीट्यूट के ने ये सारे बार्स लगाए हुए थे।
अब या तो हमें 2 विंग बनानी पड़ेगी, मेरा बेक सा विचार है, या तो हमें 2 विंग बनानी चाहिए, 2 लाइसेंस देने चाहिए प्रैक्टिस के, एक ऑडिट के, एक जो है प्रैक्टिस करने के, नॉर्मल प्रैक्टिस करने के, कि आपका बाकी प्रैक्टिस करना है। तो ये जो दूसरा वाला धरा है, जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दे रहा है या एडवाइजरी दे रहा है या ये दे रहा है, वो कुछ भी करे, वो वहाँ पे तो प्राइस वार चलेगा। लेकिन जो ये ऑडिट करने वाला है, जो इथिकल सेट से, माइंड सेट से काम करना चाह रहा है, जहाँ पे स्टैंडर्ड बना के रखना है, तो वहाँ पे तो एक प्राइसिंग का भी और दूसरा एक इथिकल स्टैंडर्ड भी, वो दोनों सेट करने पड़ेंगे। हाँ देखिए, ठीक है, आपका ये व्यू है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन देखिए इंस्टीट्यूट का जो COP है वो एज ए कंपोजिट 1 यूनिट होती है। ये जरूर है कि जो ऑडिट फंक्शन है, ऑडिट इज रियली वेरी सीरियस बिजनेस। हमारे एक पास प्रेसिडेंट ने बात बोला कि ऑडिट इज सीरियस बिजनेस, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। यस, तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो ऑडिट फंक्शन है उसके लिए एक्स्ट्रा कैपेसिटी बिल्डिंग अगर मेंबर्स का हो तो बेहतर है, उसके लिए भी इंस्टीट्यूट सोच रहा है। हम लोगों ने काउंसिल में रिसेंटली एक कोर्स हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, रादर वो हो ही गया करीब, जिसमें जो आदमी लिस्टेड कंपनी का, बड़ी कंपनी का या ऑडिट फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उस कोर्स को अलग से करे, तो उसको पता चलेगा क्या नई चीजें हैं जो हमें समझ में होना चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी कोर वैल्यूज से कंप्रोमाइज करने की सोचे कि नहीं हम ओपन सॉलिसिट करेंगे, ओपन एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो प्रोबेबली अभी उस पर इंस्टीट्यूट का रिस्ट्रिक्शन जारी रहेगा, क्योंकि प्रोफेशन जैसे आपने बोला, जिस इंटीग्रिटी की जरूरत है के लिए इस समाज के लिए बनाया गया, वो हमेशा कंटिन्यू करेगा। और सर जैसे कि एक वैसा क्वेश्चन है जो कि पता नहीं आप जवाब दोगे कि नहीं, जैसे कि बिग 4 है, बिग 4 कहते हैं हमारे यहाँ पे कि बिग 4 है, तो इंडियन बिग 4 क्यों नहीं बन पा रहा? ये आपने मनीष जी ऐसा क्वेश्चन किया है जिस पर ना केवल आपका बल्कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 2017 में ये बात बोला था कि बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स इंडिया की बने। जो एग्रीगेशन ऑफ फर्म्स की हमने बात किया, इसका मतलब वही है जो आप कहना चाह रहे हो। बड़ी फर्म्स के लिए अब इंडिया गेयर अप हो रहा है, और वो समय दूर नहीं होगा अगले 5 से 10 साल में जब आप इंडियन फर्म्स को देखेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो हम बिग 4, बिग 10 की डिफिनेशन में हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इस डिफिनेशन में जाएंगे, टाइम अहेड इज नॉट सो फार व्हेन द फर्म्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया they will serve globally with the best of the professional ethics, competence and values. मतलब इसमें खाली ये प्रॉब्लम क्या आती है सर ना, जैसे कि जो जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं या जहाँ स्टार्टअप्स में फंडिंग हो रही है, तो यहाँ पे जो पीछे जो इन्वेस्टर होता है, मतलब जो इन्वेस्टर होता है या जो डिसीजन मेकर होता है, वही कहता है कि भाई E&Y के मतलब जो भी बिग फर्म जो भी है उनको ही आपको रखना है, तभी हम आपके साथ काम करेंगे। तो उन लोगों की मजबूरी है, तो वो नीचे जो इंडियन फर्म हैं उनको नहीं करते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं एक लॉबिंग टाइप का क्रिएटेड है। हाँ, वो देखिए असल में क्या है कि बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मेंबर्स को एट लार्ज चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब इन चीज़ों को प्रैक्टिकली आप तभी डील कर पाओगे जब खुद अपने आप को बड़ा करो। जी बिल्कुल। तो हमें बड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए इंस्टीट्यूट प्रतिबद्ध है, काम कर रहा है कि हमें फर्म्स को बड़ी करना। नहीं सर, आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा, मतलब आपने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई। एक तो आपके जो आपने बताया कि आपने सीपी कम्युनिटीज़ को इस्टेब्लिश करने में, कैपेसिटी बिल्डिंग में एक मुख्य भूमिका निभाई, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन को जो एक लाइट देने के लिए एक टार्च बीरर की तरह काम करने की कोशिश कर रहे हैं आप, और आपके जो विचार हैं कि ये हम एक तरह से ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब बने और हमारे मेंबर्स को या CAs को ना कि टैक्स, GST और ऑडिट में ही फंसे रहें, या मतलब अगर आपका लगता है कि आपको आउटसोर्सिंग का काम को पकड़ना चाहिए या इंटरनेशनल टैक्स में काम करना चाहिए, तो वो सब काम करना चाहिए। जैसे IFRS कन्वर्जन का एक बहुत बड़ा एवेन्यू जो क्रिएट हो रहा है, उस पर काम करना चाहिए। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके,
फिर से मुझे मिलेंगे। भी बहुत अच्छा लगा मनीष जी, आपका बहुमूल्य समय मैंने आज लिया, और हम लोग कनेक्टेड रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये प्रोफेशन नई ऊंचाइयां छुए और हम सब अपनी सहभागिता हमेशा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे किसी नए शख्सियत से, या किसी नए स्टार्टअप फाउंडर से, या किसी नए इंडस्ट्री लीडर से। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपको नए नए लोगों से, नए नए आइडियाज से परिचय कराता रहूं। धन्यवाद।